डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश सीएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको विद्युत जनित्र के बारे में बताएंगे कि विद्युत जनित्र क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी संरचना कैसी होती है और उसकी कार्यविधि क्या है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो हेडिंग है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र, तो विद्युत जनित्र जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र दोनों को ही विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी कि दोनों ही विद्युत उत्पन्न करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो है हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में समझेंगे। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो जनित्र जो है एसी वोल्टेज देता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, और जो जनित्र जो है डीसी वोल्टेज देता है वो दिष्ट धारा जनित्र होता है। अब समझिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कैसा होता है, आपको समझा देते हैं। जैसे शादी विवाह में जिस जनित्र का इस्तेमाल जो है लाइट की सजावट के लिए किया जाता है या अन्य उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, उस जनित्र को जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। यानी कि वह जो है एसी वोल्टेज देता है। ठीक है, वो कौन सा वोल्टेज देता है? एसी वोल्टेज देता है। तो गांव की भाषा में जो है उसको जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। वही जो गांव की भाषा में जनरेटर जिसको कहा जाता है उसी को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो इसी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत धारा जनित्र क्या है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब भाई कौन सा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अब इसको समझ लीजिए। देखिए, जो शादी विवाह में जो है जिस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है जिसको विद्युत जनित्र कहते हैं, देखा जाए तो वह जनरेटर या विद्युत जनित्र जो है एक यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र होता है। उस यंत्र को क्या करते हैं? चलाते हैं। क्या करते हैं? चलाते हैं। और वह यंत्र चलने लगता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब चलने के बाद क्या करते हैं? उससे जो है हम लाइट को जलाते हैं। यानी कि लाइट को जलाते हैं और बहुत सारे उपकरण को जो है इससे चलाते हैं। इसका मतलब जो है उसमें जो है विद्युत उत्पन्न हो रहा है, तभी तो जो है वो लाइट जल रही है। तो क्या होगा? वो विद्युत ऊर्जा में बदल गई। यानी कि वह यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसी को जो है विद्युत जनित्र कहते हैं। इस तरीके से जो है विद्युत जनित्र के बारे में समझ लेंगे। अब इसके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको। तो देखिए इसमें लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको समझाएंगे जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। देखिए इसमें लिखा है जब किसी बंद कुंडली को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है एक कुंडली है। ये क्या है? कुंडली है। और ये बंद कुंडली होती है। क्या होती है? बंद कुंडली होती है। जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, अब यहाँ पे देख रहे हैं इस बंद कुंडली को जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यन तथा यस, दो चुंबक होते हैं और इसी के बीच में इसको क्या किया गया है? रखा गया है। तो इसमें लिखा है जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। अब इस बंद कुंडली को जो है हम इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं, रखकर तेजी से घुमाया जाता है। अब इसमें रखकर क्या करेंगे? तेजी से इसको हम घुमाएंगे। घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है। यानी कि जब इसको घुमाया जाएगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न होंगी और उसमें जो है लगातार इसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में इसमें परिवर्तन होगा, जब कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसमें जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
इस बल के कारण कुंडली तथा बाह्य परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। यानी कि इस बल के कारण यानी कि जो इसमें बल लगता है, इस बल के कारण जो है कुंडली में तथा इसके बाह्य परिपथ में, यानी कि बाह्य परिपथ यहाँ पे क्या है, जो कि ये बल्ब लगा है ना, ये बाह्य परिपथ है। मतलब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है कुंडली में धारा बहने लगती है। देखिए यहाँ पे कुंडली में क्या हो रही है, धारा बह रही है। देखिए कुंडली में धारा बह रही है, कुंडली में धारा बहने लगती है तथा बाह्य परिपथ में जो है विद्युत धारा बहने लगती है। यानी कि यहाँ जो बाह्य परिपथ लगा है, बल्ब जो है बाह्य परिपथ लगा है, इसमें भी धारा बहने लगती है, तभी तो जलने लगता है बल्ब। तो देखिए इसमें लिखा है, इस बल के कारण कुंडली तथा बाह्य परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। यानी कि इस बल के कारण जो है कुंडली में तथा बाह्य परिपथ क्या है, बल्ब है, यानी कि कुंडली में धारा बहने लगती है तथा बाह्य परिपथ में भी धारा बहने लगती है। फिर आगे देखिए इसमें लिखा है, इस प्रकार कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि इस प्रकार जब कुंडली को घुमाया जाता है तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। भाई जब इसको घुमाओगे तो यांत्रिक ऊर्जा होगी इसमें, जब घूमने के बाद जो है इससे क्या उत्पन्न होगा, तो भाई इससे जो है विद्युत उत्पन्न हो रहा है। यानी कि जो है विद्युत उत्पन्न हो तभी बल्ब जल रहा है, तो किस ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से जो है हम इसके सिद्धांत को अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक। इसमें एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं। तो देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें देखिए लिखा भी है, इसमें एक अस्थाई शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होता है। यानी कि इसमें जो है एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं। देखिए इसके 2 ध्रुव हैं, एक यन है तथा यस होते हैं, जिसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं। इस तरीके से क्षेत्र चुंबक को समझ लेंगे हम। अब चलिए इसके दूसरे भाग को समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो दूसरा भाग होता है वह होता है आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर। यह तांबे के तार के कई फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है। तो चित्र में आप देख रहे हैं, यह तांबे के तार की कई फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तांबे की तार की कुंडली होती है और एक ABCD होती है, यानी कि यह आयताकार होती है। देखिए कैसे दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है ना, तो आयताकार कुंडली होती है और यह कुंडली ABCD होती है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, जो कि लोहे के नर्म क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि जो है इस कुंडली को जो है एक नर्म लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। यानी कि जो है इस कुंडली को जो है आर्मेचर कुंडली कहते हैं। क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इस आर्मेचर में ही कुंडली जो है होता है, इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र यन तथा यस के बीच रखकर बाह्य शक्ति के द्वारा इसके अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। यानी कि जो है इस कुंडली को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जो है बाह्य शक्ति के द्वारा जो है इसको तेजी से घुमाया जाता है। यानी कि जो है इसमें जो है देखिए विद्युत जनित्र में जो है एक इंजन लगा होता है और एक करंट के लिए जो है जिससे करंट उत्पन्न होता है उसमें एक डायनमो लगा होता है जो कि करंट उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, जो वाह्य शक्ति होगा वह इंजन होता है। क्या होता है, इंजन होता है। जब इंजन को चलाओगे तो क्या होगा, तो यह भी इससे जुड़ा होता है और यह मतलब यानी कि यह कुंडली भी इससे जुड़ा होता है और ये जो है इसी के द्वारा, इस इंजन के द्वारा जो है ये इसके अक्ष के परितः इसको तेजी से घुमाया जाता है। अब चलिए जो है हम इसके तीसरे भाग को समझते हैं। इसका तीसरा भाग है सर्पी वलय तथा ब्रुश। सर्पी वलय तथा ब्रुश, अब इसको समझ लेते हैं। तो ये तांबे के बने 2 सर्पी वलय R1 तथा R2 होते हैं। फिर आगे देख लिखा है, जिनका संबंध एक ओर तो कुंडली ABCD से आए तारों से होता है। यानी कि जिनका संबंध एक ओर कुंडली ABCD से आए तारों से होता है। यानी कि ये तार जो है
जो कुंडली ABCD से जो तार आए हैं, देखिए ये आया है और ये आया है, यानी कि इन दोनों का संबंध इससे होता है, यानी कि इससे जो है जुड़े होते हैं। फिर आगे लिखा है तथा दूसरी ओर ग्रेफाइट के बने दो ब्रशों B1 तथा B2 से होता है, यानी कि दूसरी ओर जो है इनका संबंध जो है, जो सर्पी वाले होते हैं, ग्रेफाइट के बने दो ब्रशों B1 तथा B2 से होता है। ये ग्रेफाइट के बने दो ब्रश होते हैं B1 तथा B2, इससे होता है, यानी कि सर्पी वाले का संबंध किससे होता है, ग्रेफाइट के बने दो ब्रशों B1 तथा B2 से होता है। फिर आगे लिखा है इन ब्रशों को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है जिसमें धारा भेजनी होती है, यानी कि इन ब्रशों को जो है किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं इन ब्रशों को जो है एक बाह्य परिपथ के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बाह्य परिपथ के रूप में एक बल्ब लगा हुआ है। तो बल्ब क्या है, बाह्य परिपथ है इस जिसमें हमें धारा भेजनी होती है। हमें धारा कहाँ भेजनी पड़ रही है, बल्ब में। तो देखिए तभी तो बल्ब ये जल रहा है। अब चलिए इसकी कार्यविधि को समझते हैं। कार्यविधि, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, यानी कि ये कुंडली है, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ये कुंडली है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, यानी कैसे से घुमाएंगे, तेजी से घुमाया जाता है। तो यदि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करती है, यानी कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर, तथा कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। तो देखिए ऊपर की ओर जो गति कर रही है, तीर ऐसा दिख रहा है, और नीचे की ओर गति करेगी, तीर नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर गति करे, यानी कि कुंडली की भुजा AB जो है ऊपर की ओर गति करे तथा कुंडली की भुजा CD जो है नीचे की ओर गति करती है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा AB से CD की ओर होती है। यानी कि इसमें जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लग जाएगा। इस नियम के अनुसार जो कुंडली में धारा बहती है की जो दिशा होती है वो भुजा जो है AB से CD की ओर होती है, यानी कि भुजा AB से जो है CD की ओर होती है। यानी देखिए AB से देखिए धारा जा रही है और CD की ओर जा रही है, देखिए ऐसे जा रही है, देखिए CD की ओर होती है, धारा की दिशा भुजा AB से CD की ओर होती है। तब इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा ब्रश B2 से B1 की ओर होगी, यानी कि इस स्थिति में जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, इस स्थिति में जो धारा होगी वो जो है बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ यहाँ पे क्या है, बल्ब है, बाह्य परिपथ में जो धारा होगी वो ब्रश B2 से, देखिए B2 है, B2 से जो है B1 की ओर होगी, देखिए B1 की ओर आ रही है, B1 की ओर होती है। अब आगे देखिए, आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर, यानी कि आधा जब चक्कर होगा तो जो भुजा AB है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, और भुजा CD जो है ऊपर की ओर गति करेगा, यानी कि जो भुजा CD है यहाँ पे आ जाएगा और AB जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, तब विद्युत धारा की दिशा CD से AB की ओर होती है, यानी कि जो है जब ये जो है घूम जाएगा, आधा चक्कर पूरा करेगा, जैसे मान लीजिए अभी ऐसे दिख रहा था, देखिए ऐसे दिख रहा था ना, जब इसको जो है घुमा दिया जाएगा, देखिए धारा जब इस स्थिति में धारा समझे थे B2 से B1 की ओर जा रही थी, ऐसी स्थिति थी, जब इसको हम ऐसे पलट देंगे तो देखिए धारा अब कैसे जाएगी, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब विद्युत धारा की दिशा जो है CD से AB की ओर होगी। देखिए CD है, CD से जो धारा देखिए जा रही है कैसे, ऐसे जा रही है, और कैसे देखिए AB की ओर जा रही है, कैसे जा रही है, AB की ओर जा रही है, तब स्थिति ऐसी बन जाएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, अतः इस प्रकार जो है परिपथ में जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है अच्छे से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को समझ लेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।
अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।